एनवायरनमेंट से जोड़ने से मतलब ये है कि वो जो भी क्रियाकलाप कर रहा है या उसको जो भी अनुभव प्राप्त हो रहा है, वो अनुभव उसको विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहे और ऐसा अनुभव रहे जो कि पर्यावरण से आसपास से जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये कुछ इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक में हम बात जब करते हैं कि भाई विज्ञान क्यों पढ़ाया जाए बच्चों को, तो विज्ञान में अपन देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि वो तो एक अलग चीज है कि वो बाद में साइंटिस्ट बन सकेगा या और आगे हायर एजुकेशन में भी कर सकेगा, जो भी कर सकेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है उसमें आती है कि स्टूडेंट्स में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए, है ना। अभी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये साइंटिफिक आउटलुक बोलते हैं, कई बार एटीट्यूड बोलते हैं, तो ये है क्या। अब अपन इसके बाद अगर आगे चले तो एक आता है इसमें इसके वैल्यूज, साइंस से जो टीचिंग है उसके जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है इंटेलेक्चुअल वैल्यू, जिसको अपन बोलते हैं बौद्धिक मूल्य। बौद्धिक मूल्य से मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि अपन बौद्धिक मूल्य से मतलब क्या है कि जिस जो भी हम करते हैं उसका हमारे जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उसका एक तरह से चिंतन किस प्रकार उनका विकसित हो, है ना, तार्किक शक्ति किस प्रकार विकसित हो, उनमें साइंस के प्रति जिज्ञासा, कोई भी समस्या अपन देखते हैं अपने आसपास तो विद्यार्थियों में जिज्ञासा किस प्रकार विकसित हो, है ना। एक तरह से बौद्धिक चिंतन करना है, डेटा कलेक्शन करना है, समस्या की अपने को अनुभूति करना है, उसके समय किसी भी जो घटना है उसके कारणों का जानकारी जो भी प्राप्त करनी है, तो वो उसके लिए हम विद्यार्थी को तैयार करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है साइंस टीचिंग में, जिसको कि अपन अभी इग्नू में 0141 जो आपका जो कोर्स है, इसके बाद अपन जब और इसके वैल्यूज साइंस टीचिंग की और वैल्यूज की जब बात करते हैं, तब आता है इसका यूटिलिटी वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट जो साइंस का है बौद्धिक मूल्य के पास आता है इसका यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू से हम इसको कहते हैं कि इसका उपयोग क्या है ना। तो जैसे हमारे जो भी हम पढ़ रहे हैं तो इसका उपयोग क्या है। उपयोग मतलब जैसे अपन आप देखेंगे जो भी अपन जिस भी एनवायरनमेंट में अपन रह रहे हैं उसमें लगभग सारी चीजें ही क्या है, विज्ञान से संबंधित है। हम प्रतिवर्ष अपने आप को मनुष्य अधिक सुविधा संपन्न बनाना चाह रहा है, आरामदायक बनाना चाह रहा है, अपने ऐसे ऐसे उपकरण बना रहा है जो ऑडियो विजुअल है, अपने सुविधा के लिए अपन को जरूरी है, चाहे वो अपन मोबाइलों की बात करना चाहें, चाहे अपन गाड़ियों की बात करना चाहें। तो साइंस टीचिंग का पहले अपन बात करी थी कि एक तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज इसकी बहुत है, एक इसके बाद है इसकी यूटिलिटी वैल्यू, कि हर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, या विद्यार्थी हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, विश्व में कहीं भी रहता हो, तो उसके लिए यूटिलिटी वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। क्योंकि आजकल बिना कोई भी काम है कंप्यूटर, इंटरनेट और इसके माध्यम से ही हो रहा है, और इसके बिना ये संभव नहीं हो रहा है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी वोकेशनल वैल्यूज, इसके बाद इसका है वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल वैल्यू की बात जब हम करते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं इसके आर्थिक मूल्य, है ना। आर्थिक मूल्य में क्या है कि जो भी आज का इकोनॉमिक सिस्टम है, जो भी आज का इकोनॉमिक सिस्टम है, वो एक तरह से यूनिवर्सल सार्वभौमिक रूप धारण कर चुका है। आज विश्व के का ऐसा कोई भी भाग जो है वो आर्थिक घटनाओं की दृष्टि से अप्रभावित नहीं है। विज्ञान के कारण पूरा विश्व एक छोटा सा एक शहर या एक हब बन गया है। तो साइंस की जब कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, तो इसका क्या है, वोकेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और इस वोकेशनल वैल्यू की वजह से, इस वोकेशनल वैल्यू की वजह से हमको, जब हमारे को लगता है कि अब हमारे विद्यार्थियों को इस वोकेशनल इसकी वैल्यूज के बारे में बताना चाहिए, तो शिक्षक को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए आपको टीचर्स के लिए जो ये साइंस टीचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी कारण से जो शिक्षकों की जो विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर जो मांग है वो आधिकारिक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब कई बार ये एक विचार आता है कि भाई ठीक है, बौद्धिक भी है, इकोनॉमिक वैल्यू भी है, यूटिलिटी वैल्यू भी है, लेकिन इसका एक
अपन एक व्यापक अर्थ में अगर इसको देखें तो इसमें क्या है कि इसकी कल्चरल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। कल्चरल वैल्यू में हम देखते हैं कि कल्चरल वैल्यू की बात जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, मानवीय मूल्य हैं, उनको आगे हस्तांतरित करना है ना। तो जिसमें कि उनका संरक्षण करना, उनको बचा के रखना और उनको हस्तांतरित करना, ये है इसकी कल्चरल वैल्यू। तो ये भी विज्ञान के टीचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। इसके बाद और भी आते हैं, जैसे मोरल वैल्यूज हैं। मोरल वैल्यूज से मतलब है अपना, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं नैतिकता। नैतिकता के लिए हम जब बात करते हैं कि हम कोई भी काम करें तो गलत तरीके से न करें, तो ईमानदारी से करें, एक सिस्टम से करें, कोई किसी चीज को मैनिपुलेट ना करें। तो ये एक नैतिक मूल्य के श्रेणी में आती है। और जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कोई भी चीज है ना, जब तक वो सत्य नहीं है, बिना मैनिपुलेट किए उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, उसको सिद्ध करना जरूरी है। कोई भी चीज, कोई भी लॉ, कोई भी सिद्धांत जब कोई वैज्ञानिक या कोई टीचर या कोई भी समझाता है तो कोई भी विद्यार्थी उसको कह सकता है कि सर इसको आप हमारे को बताइए कि ये होता है या नहीं होता है। तो इसकी जो मोरल वैल्यूज है ये बहुत अधिक क्लास के, तो मैं इसको इतना लंबा नहीं लेके जा रहा। तो अब अपन बात करते हैं कि विभिन्न स्तरों पर, जैसे विभिन्न स्तरों से मतलब है कि प्राथमिक स्तर पर है, माध्यमिक स्तर पर है, हायर एजुकेशन है। तो इसमें अपन साइंस को किस लेवल तक पढ़ाएं या इसके उद्देश्य और इसके लक्ष्य वगैरह क्या है। तो जब हम प्राइमरी स्तर की पर जब विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं तो प्राइमरी जो स्तर का, जो प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है उसको विज्ञान कोई ऐसे विशेष रूप से ज्यादा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उसको हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। दूसरा अपन कर सकते हैं कि जो भी फैक्ट्स हैं और ऑब्जर्वेशन है, यानी कि तथ्य और प्रेक्षण की जिज्ञासा की क्षमता हम उसमें विकसित कर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों को। और उनको वर्गीकरण कराने का एक छोटे बच्चों में एक अपन कोई चीज दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए लाल फूल अलग कर दिया, पीले फूल अलग कर दिया, इस प्रकार से, है ना। तो उनमें एक सामान्य एक वर्गीकरण की एक वो क्षमता विकसित करना। और एक चीज और है छोटे बच्चों में जो प्राथमिक स्तर पे है कि बालकों को अंधविश्वासों से मुक्ति प्रदान करना। कोई भी चीज, जैसे बच्चा कहता है कि बच्चे को किसी को डरा देते हैं कि भूत हो गया, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, रात में कोई हुआ आ जाएगा, इस तरह की चीज। तो बच्चों को पहले से ही ये एक समझाना कि अंधविश्वास कोई चीज नहीं होते, और ये है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि विज्ञान में उनकी रुचि विकसित करना। विज्ञान में रुचि विकसित करने से मतलब ये है कि उसको, और जैसे उसको हिंदी है, कविता है, चित्रकला है, गणित है, इस प्रकार के जो और विषय है उसके साथ उसको ये भी, क्योंकि बच्चों को शुरू से ऐसा लगता है कि भाई साइंस बड़ा थोड़ा सा कठिन विषय है। तो प्राथमिक स्तर पे विज्ञान के नाम से तो कोई अलग से तो कोई होता नहीं है, पर्यावरण जो का विषय है या इसी में ही कुछ साइंस के चैप्टर होते हैं। तो विज्ञान शिक्षण में उसकी रुचि विकसित करना, और जो भी उसके कंटेंट में है उसको पर्यावरण से जोड़ के देखना, उनको बताना कि पौधे भी जीवित है, देखिए ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में उनको बताना। जब हम उच्च माध्यमिक स्तर पर जो बात करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर, सॉरी, जब उच्च प्राथमिक स्तर पर बात करते हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब अपन मान के चलते हैं कि लगभग विद्यार्थी 12-13 साल का हो चुका है और 8वीं क्लास तक का उसका स्तर है। तो उसमें क्या है कि रुचि, कौशलों का विकास ये उसमें विकसित होना चाहिए विज्ञान के प्रति। इसके बाद अपन सोचते हैं कि तर्क शक्ति का उसमें विकास होना चाहिए। तीसरा है कि वो विज्ञान के जो उपकरण है उनको सही प्रकार से उपयोग में लाए। विज्ञान की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको, समस्याओं का जो हल करने का जो है वो कौशल उसमें डेवलप हो। और हायर एजुकेशन के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए वो एक
माध्यमिक स्तर के लिए वो अपना एक बेस तैयार करे। और जो भी पहले वाला जो था कि रुचि विकसित करना तो है ही है, तो एक ये भी है उच्च प्राथमिक स्तर पर अपन जब साइंस टीचिंग की जब अपन बात करते हैं। अब अपन इसको थोड़ा सा और जल्दी करें तो अब आती है कि माध्यमिक स्तर पर क्या करना है। माध्यमिक स्तर पर क्या करना है कि एक जो भी प्राथमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो अपन ने लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं, जो भी अपन ने उसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको अपन को पुख्ता करना है, स्थायी बनाना है। और इस लेवल पर हमको एक जो विज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है एक्सपेरिमेंट, है ना। तो प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना बच्चों में, क्योंकि उनको अपन मान के चलते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर उनको हम एक जो शिक्षक है जो विधि का जो इस्तेमाल करता है वो करता है खुद प्रयोग करके, है ना, जिसको अपन बोलते हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि। लेकिन माध्यमिक स्तर पर ही मानते हैं कि विद्यार्थी क्योंकि वो अब बड़ा है, विद्यार्थी है, तो वो खुद भी बहुत सारे प्रयोगों को कर सकता है ना। तो एक चीज ये, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज आती है कि प्रयोग प्रदर्शन से प्राप्त जो भी डेटाज है उनको सही इंटरप्रिटेशन करने की जो उसकी एबिलिटी है उसको डेवलप करना, कि एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपेरिमेंट के बाद वो डेटा कलेक्शन करे और डेटा कलेक्शन के बाद उनका डेटा का डेटा तो है एक तरह से गणितीय गणितीय एक चीज है कि 60%, 70%, 80% मान लीजिए आ गया, तो लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन करना, उनका हिंदी में अपन बोलेंगे तो निर्वचन करना, है ना। तो डेटाओं से परिणाम निकालना एक आम भाषाओं में, तो वो डेटा का से परिणाम निकालने की भी अपनी योग्यता विकसित करे। और इसके बाद है कि अब चूंकि साइंस का सबसे बड़ी जो अपन ने पहले बात करी थी कि इसकी जो वैल्यूज की जब अपन बात करी थी कि क्यों हम टीचिंग साइंस टीचिंग अपन कराएं, क्यों टीचर साइंस को पढ़ाए या शिक्षक साइंस का शिक्षक बने, तो उसमें आई थी इसकी वोकेशनल वैल्यू। तो इसी आधार पर कि वो अगर विज्ञान में रुचि रखेगा तो विज्ञान पर आधारित उसको जो भी व्यवसाय है उसके लिए तैयार करना। ये नहीं कि सभी लोग बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही। तो माध्यमिक स्तर पर उनको ये भी एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो विज्ञान पढ़ें और विज्ञान के आधार पर जो भी व्यवसाय है उनका अपन चुनाव करें। और एक आता है साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक विधि उसमें विकास करना और वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्राप्त करना। तो ये एक हो गया माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के जो उद्देश्य है अपने वो। अब इसके बाद जब बच्चा 12वीं तक हो गया, 10वीं से 11वीं 12वीं उन्होंने पढ़ लिया फिर साइंस में टीचिंग, अब उसमें केवल हम ये चाहते हैं ये जो अपन की केवल वही विद्यार्थी हायर एजुकेशन में उच्च मतलब उच्चतर अध्ययन में यानी कि कॉलेज में जाए जिनकी वाकई विज्ञान को आगे पढ़ने में रुचि है ना, रुचि है और वो विज्ञान में उच्च अध्ययन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रूटनी होनी आवश्यक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें उनको विज्ञान विद्यार्थियों को ये विज्ञान पढ़ने का या विज्ञान में के अंतर्गत प्रयोग करने का या वैज्ञानिक चिंतन करने का एक स्वतंत्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि यहीं से ही उनकी वैज्ञानिक सोच विकसित होती है और वो आगे जाके नए वैज्ञानिक या विज्ञान में कुछ नया करने की सोच सकते हैं। अब एक जो अपना जो एक चीज आई थी बीच बीच में कि वैज्ञानिक साक्षरता, अब वैज्ञानिक साक्षरता की बात करते हैं। अब कई बार हम विद्यार्थी से पूछते हैं कि भाई साक्षरता क्या है, तो साक्षरता में विद्यार्थी कहते हैं कि जो भी पढ़ा लिखा है वो साक्षर है ना। तो इसमें कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है कि साक्षर कौन है, कि जो भी पढ़ा लिखा है वो साक्षर है। लेकिन जब अपन वैज्ञानिक साक्षरता की बात करते हैं तो एक ये किसी विद्यार्थी से पूछो कि वैज्ञानिक साक्षरता क्या है, तो वैज्ञानिक साक्षरता में वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई पता नहीं क्या होता है। हम किसी जो बच्चा है मान लो बीएससी किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है या उच्च अध्ययन कर रहा है साइंस में, उससे पूछते हैं कि आप क्या साइंटिफिक
आप वैज्ञानिक साक्षर हो तो वो बड़ा आसानी से कह देता है, हाँ भाई मैंने बीएससी किया, मैं एमएससी किया, मैं वैज्ञानिक साक्षरता वैज्ञानिक साक्षर। परंतु वैज्ञानिक साक्षरता अलग चीज है। वैज्ञानिक साक्षरता को जब हम बात करते हैं कि जो लिटरेट पर्सन है, साक्षर व्यक्ति में एक ऐसा गुण है जो कि विज्ञान की प्रमुख अवधारणाओं, सिद्धांतों, नियमों का ज्ञान कर जिसको है और वो उनको प्रयुक्त कर सकता है ना। एक चीज बड़ी आसान है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी वैज्ञानिक साक्षर हो सकता है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन वो अनपढ़ व्यक्ति है, अगर वो भी कोई किसी घटना को, किसी तर्क को अगर वो कसौटी पे परखने के बाद ही स्वीकार करता है तो हम उसको कहते हैं कि हाँ ये वैज्ञानिक साक्षर है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी भी अगर अंधविश्वास में है, वो वैसे ही सुनी सुनाई बात के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकाल लेता है, चाहे वो साइंस में भी कितना भी पढ़ा हो या और किसी फैकल्टी में पढ़ा हो। तो दूसरी बात है कि विज्ञान की जो भी प्रोसेस है, विज्ञान की जो प्रोसेस है उसका समस्या समाधान और उसका रिजल्ट में उपयोग करना, समाज में जो भी साइंस का एक रोल है उसको जानना और साइंस के जो नॉलेज को समाज में फैलाना, अपने कैरियर है या अपने अवकाश का टाइम है उसमें उसका उपयोग करना। तो ये एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति के एक गुण कह सकते हैं। जैसे हम कोई भी अंधविश्वास मान लेते हैं कि सब हम कोई काम करने जा रहे हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो साइंस वाला है, रास्ते में कोई अंधविश्वास देखता है, बिल्ली रास्ता काट गई, सब अपशगुन हो गया, तो वो क्या है, वैज्ञानिक साक्षर नहीं माना जाता। इसके बाद ही इसमें एक चीज आती है साइंटिफिक मेथड, है ना। साइंटिफिक मेथड की बात जब हम करते हैं तो जो विज्ञान की जो नेचर है, विज्ञान की जो प्रकृति है, उसमें इसका साइंटिफिक जो मेथड है इसका बहुत बड़ा उपयोग है। पहली बात है, सब पूछते भी विज्ञान क्या है, तो विज्ञान में आपने आसान से एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि तथ्यों का जो क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। तो ये एक बहुत बड़ी वाइड एक व्यापक परिभाषा है विज्ञान की, है ना। तो अब आती है वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि में क्या है कि प्रत्येक विज्ञान का विद्यार्थी या शिक्षक या जो भी विज्ञान से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा है या पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, अगर अपने कार्य में एक ऐसी प्रक्रिया का को अपनाता है जो कि सिस्टमेटिक हो, है ना। सिस्टमेटिक मतलब क्रमबद्ध रूप से। ऐसा नहीं जैसे अपन मान लीजिए इतिहास भी पढ़ रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आपने पहले 1550 पढ़ लिया, फिर आप 1400 पे आ गए, फिर आपने सन 2000 की बात करने लगे, फिर 1800 की बात करने लगे, तो ये क्या है, क्रमबद्ध नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वैज्ञानिक विधि नहीं कहते। वैज्ञानिक विधि का मतलब है कि सिस्टमेटिक, एक क्रम से हमारे को चलना है ना। तो जो भी हम क्रम से हम चलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। अब ये क्या है साइंटिफिक मेथड, कि विज्ञान का विद्यार्थी है या कोई वैज्ञानिक है, जिस विधि को अपनाता है हम उसको मान के चलते हैं कि ये विज्ञान वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है। अब साइंटिफिक मेथड्स को अनेक लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, लेकिन सबसे पहले जब साइंटिफिक मेथड की बात आती है, वैज्ञानिक विधि की बात आती है, तो हम देखते हैं कि पहला चीज जो विज्ञान का जो टीचर है या शिक्षक है या विज्ञान का विद्यार्थी कोई भी है, तो उसमें एक चीज होती है कि ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन से मतलब यह है कि वो कोई भी आसपास अपने घटना होती है, ये नहीं कि विज्ञान की किताब पढ़ ली तो आप में वैज्ञानिक विधि आ गई या साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो गया। वो तो एक चीज है कि आपको पढ़ के उसको पास होना है, उसमें नंबर लाना है, वो आपकी मजबूरी है या आपको हायर एजुकेशन के लिए जरूरी है। लेकिन जो एक्चुअल जो बात करते हैं कि अपने आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसके प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। अब संवेदनशील कैसे होगा कि आसपास कोई भी घटना देखेगा, उसको लगेगा, उसको सबसे पहली चीज आएगी कि समस्या वो आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं तो उस समस्या को आइडेंटिफाई करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए अपन प्राचीन काल की बात करें कि अब गर्मी बहुत हो गई, मान लीजिए गर्मी बहुत हो गई, तो पहले लोगों ने एक कि भाई गर्मी का क्या करें, तो उन्होंने एक पंखा बना लिया, हाथ का पंखा बना लिया, ठीक है ना। तो एक
बहुत लोगों को गर्मी लगी होगी, लेकिन कोई जो ऐसे जिन्होंने कुछ सोचा हुआ कि भाई इस समस्या का क्या समाधान है, तो उन्होंने पंखा बना दिया। इसके बाद फिर उनको लगा भाई ठीक है, पंखा बड़ा मुश्किल चीज है, हाथ भी दर्द हो जाता है, बहुत टाइम तक कारगर नहीं है, तो उन्होंने उसके बाद उनका एक इलेक्ट्रिक फैन का एक इजाद किया। फिर एक समस्या की किसी को अनुभूति हुई कि भाई इलेक्ट्रिक फैन में तो कहीं गर्मी में गर्म हवा करता है, सर्दी में ठंडी करता है, तो उन्होंने फिर एसी का किया। तो यानी कि आसपास के जो अपना अपना भी आसपास का जो भी वातावरण है, इसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं ना, समस्या बहुत लोगों को आती है, लेकिन वो आधे से ज्यादा या बहुत सारे जो लोग हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन जो वैज्ञानिक सोच रखता है, वो उस समस्या को अपनाता है कि भाई हाँ, ये समस्या का समाधान क्या हो सकता है ना। तो सबसे बढ़िया है कि आसपास जो अपने एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में जो अपन जो भी अपनी प्रॉब्लम अपन को लग रही है, जो अपन को लग रही है या आपको लग रहा है कि दूसरों के साथ भी है, तो उसके प्रति संवेदनशीलता कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए या इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो पहली चीज ये आती है। इसके बाद इसमें आता है कि प्रयोग का, आपको समस्या का पता चल गया, फिर आपको देख कि समस्या के कारण क्या है। कारण बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो आप अपनी पहुंच से बाहर हो, या ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो हमारी जो पहुंच है या हमारी जो कल्पना शक्ति है उसको वो उसके अंदर हो और हम उसका कोई समाधान देख सकते। तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर से साइंटिफिक जो मेथड्स है उसमें आता है एक्सपेरिमेंट, कि प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद हमको डेटा कलेक्शन करना है, डेटा का इंटरप्रिटेशन करना है, और एक जांच के बाद एक एक अनुमानित समाधान हमको एक तरह से टेंटेटिव एक रिजल्ट सोच के चलना है कि भाई क्या हो सकता है। अनुमानित समाधान देख लिया हमने, फिर हम करते हैं कि भाई ये समाधान है, तो अब उस समाधान को हम एक फॉर्मेट में उसको हम सेट करते हैं और उसको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, ये नियम का निर्धारण करना या नियम की स्थापना। ठीक है। फिर है नियम, फिर उस नियम का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना, है ना, और उस नियम या जो भी सिद्धांत हमारा बनाया है उसको प्रूव करना। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने हिसाब से हम सोचते हैं कि हमने नियम बनाया, लेकिन जब उसको हम एक रिसर्च पेपर के रूप में या कहीं एक्सपेरिमेंट के रूप में औरों को और साइंटिस्ट को हमारे को प्रूव करना पड़ता है कि ये जो मेरे द्वारा बनाया गया जो ये एक उपकरण है या नियम है या कोई भी इसमें तथ्य जो मैंने नया ऐड किया है, ये एक सार्वभौमिक है। साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? सार्वभौमिकता। यानी कि जो आप यहाँ प्रूव कर रहे हैं वो आपको विश्व में कहीं भी प्रूव करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मेरे घर में मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये तो सब यहीं चलता है, ये नियम यहीं चलेगा और दूसरी जगह नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वो सार्वभौमिकता नहीं कहलाती, है ना। अब इसमें है कि समस्या का अपन परिभाषित करके इसका रिजल्ट निकाल के हम इसके बारे में एक सार्वभौमिक एक नियम बनाते हैं और सार्वभौमिक नियम के आधार पर हम उसको प्रूव करके आते हैं। एक आती है इसमें एक इसमें इसके बाद है साइंटिफिक एटीट्यूड, कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या है। तो अभिवृत्ति क्या होती है? अपन किसी से पूछे एटीट्यूड क्या होता है, तो अभिवृत्ति क्या है कि कोई भी क्रिया करते हैं उसके लिए एक मानसिक, जो हिंदी में बोलते हैं तत्परता, है ना, एक मानसिक रूप से तत्परता की एक स्थिति है जिसको हम बोलते हैं अभिवृत्ति। अगर हम कोई जैसे सकारात्मक एटीट्यूड हमारा रहेगा तो हम कोई भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे कभी भी, चाहे दिन हो रात हो, नींद आ रही हो या किसी भी स्थिति में हो। और हमारा अगर किसी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है तो हम उसमें कमियां ही निकालेंगे और उस काम को करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। तो एटीट्यूड क्या है कि कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके लिए मानसिक रूप से अपन मेंटल रूप से कितने तत्पर हैं, कितने एक्टिव हैं, ये स्थिति हमारे को बताती है एटीट्यूड। अब जब हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक एटीट्यूड में क्या है कि बहुत सारे गुण होते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड के। तो अपन को अगर एक समराइज करें या एक कॉमन एक रूप से हम बात करें तो सबसे पहली चीज आती है ओपन माइंडेड, है ना, मन का खुलापन, है ना। मन का खुलापन से मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार से
जाति, धर्म, आयु, स्थान, भौगोलिक रूप से चाहे कोई हो, एक पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो। साइंस में सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मन का खुलापन होना चाहिए, तभी हम एक कोई भी कार्य करने के लिए हमारा हम कहेंगे कि हमारी अभिवृत्ति है जो वैज्ञानिक है। हम पहले से ही सोच लेंगे कि नहीं ये इस प्रदेश के लोग या इस नस्ल के लोग या इस जाति के लोग या इस धर्म के लोग या और कोई भी चीज है कि ये तो ये काम कर ही नहीं सकते या ये इनसे तो ये रिजल्ट आएगा ही नहीं, तो ये हमारी लिए ठीक नहीं है, एक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए ठीक नहीं है। दूसरी चीज है जिज्ञासा। तो ओपन माइंडनेस के साथ होनी चाहिए हमारी जिज्ञासा। जिज्ञासा की बात अपन अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि जिस भी घटना के प्रति हम उत्सुक नहीं है, जागरूक नहीं है, तब तक हम कोई भी कार्य अपना विज्ञान के क्षेत्र में हम नहीं कर सकते। विज्ञान के क्षेत्र में क्या, किसी भी क्षेत्र में हम नहीं कर सकते। तो जिज्ञासा कोई भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद है कि आपने जो भी निर्णय लिया है या कोई भी मतलब घटना के प्रति आपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उसको सत्यापन करने के लिए, उसको वेरिफिकेशन के लिए सबसे हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। और तैयार आप कब रहेंगे? तैयार आप जब रहेंगे, आपको ये मान के चलना चाहिए कि अगर कोई आपके कार्य में कोई कमी बताता है या कोई उसमें बताता है कि कोई गलत बात है ना, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो इसको अपन बोलते हैं कि साइंस में कि अपने कार्य के सत्यापन के लिए तत्परता, ना, जिसको कि अपन बोलते हैं रेडीनेस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन। एक ये क्या है कि इसमें आती है एक ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग, है ना। कोई भी चीज है रिपोर्टिंग में एक ईमानदारी वाली चीज है कि हम उसको जो भी हमने जो कार्य किया है उसमें ऐसा नहीं है कि हमने जो हमने कर लिया वही सही है, अगर इसको कोई गलत बताएगा तो हम इसको गलत। तो ये तो हमारा रहा एक तरह से बैकग्राउंड कि हम साइंस के जो टीचर बन रहे हैं अभी, या इस साइंस को पढ़ाने के लिए हम जो अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि जब तक टीचर में इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी वो अपने विद्यार्थियों को नहीं समझा पाए। अब अपन बात करते हैं कि अपने जो एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स है, तो एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं इसमें कि तो इसमें बहुत लोगों के नाम आते हैं, जिसमें से एक सबसे जो एक कॉमन नाम आता है वो आता है ब्लूम का। तो ब्लूम ने क्या है कि कई तरह से उसका डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन किया। तो उसमें अपन एक जो कॉमन जो अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं वो देखते हैं संज्ञानात्मक डोमेन के बारे में। तो संज्ञानात्मक डोमेन में क्या है कि कुछ आते हैं, जैसे पहला आता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है? ज्ञान। हिंदी में अपन बोलते हैं ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज का मतलब ये है कि जो भी हमने अपने तथ्य है, कोई विधि है, सिद्धांत है, कोई नियम है या कोई सूत्र है या कुछ भी हमने जो भी पढ़ा है या किसी भी घटना के बारे में हम हमारे को जो जानकारी है, तो हम उस जानकारी को याद रखें। नॉलेज का मतलब है कि जो भी जानकारी है उस जानकारी को हम याद रखें, इसको हम नॉलेज बोलते हैं, है ना। दूसरा, जैसे हमने कोई किसी को हमने नियम बताया कि न्यूटन का नियम क्या है ना। तो न्यूटन का नियम, उसको अगर हम उसको न्यूटन का नियम बताते हैं और न्यूटन का नियम को हम पूछने के बाद एज बता देता है कि भाई न्यूटन का नियम ये है, तो हम ये मानते हैं कि इसको न्यूटन के नियम का ज्ञान। दूसरी बात आती है अंडरस्टैंडिंग, इसको कि हम बोलते हैं अवबोध। अवबोध का मतलब क्या है कि जो भी वो चीज है, जो भी उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है या जो भी वो उसने ज्ञान लिया है, वो ज्ञान का उसको समझ भी है। केवल ऊपरी ज्ञान नहीं है, केवल नॉलेज का जो अपन बात कर रहे हैं वो केवल याददाश्त के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो वो उस सिद्धांत के बारे में जानता भी है, समझता भी है, और अगर उसको किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाए तो भी उसका वो उत्तर दे सकता है। और साधारण भाषा में जैसा हम कहते हैं कि किसी बच्चे को हम ये याद करा दें, मान लीजिए कि H2SO4 क्या है? एसिड है। या मान लीजिए 2 into 2 है
4, और हमने पूछा 2 इंटू 2 4 क्या है, वो कहता 4 है, ठीक है। अगर हमने 2 इंटू 2 उसको बताया 4 है और उससे पूछते हैं कि 2 इंटू 4 बता, तो उसको वो नहीं आएगा, है ना। वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको केवल इस चीज का ही ज्ञान है। अगर वो इसका भी उत्तर दे देता है, 2 इंटू 4 का भी दे देता है, जो एसिड के बारे में, जैसे एक एसिड है तो एसिड का एक और भी एग्जांपल हम वो हमारे को दे देता है, तो हमें मान के चलते हैं कि उसको अंडरस्टैंडिंग भी है। तो एक एक अंडरस्टैंडिंग की जब बात आती है तो ज्ञान अवबोध, इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे आता है स्किल, कौशल। कौशल से मतलब ये है कि जिसमें कि दिमाग की एनर्जी बहुत कम खर्च हो, उसको अपन एक कौशल कह सकते हैं, मान के चलिए। जैसे कौशल क्या है कि आपने जैसे साइकिल चलाना सीखा पहले मान लीजिए, या कोई भी मशीन को चलाना सीखा, तो शुरुआत में तो आपको उसकी थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ी, किस तरह से उसको चलाना है, क्या करना है, पूरा अपना आपको अपने दिमाग को आपको अपने अलर्ट पर रखना पड़ा, सब कुछ है। लेकिन बाद में जब आप में स्किल हो गया उसका चलाने का, कार चलाने का, साइकिल चलाने का, या एक्सपेरिमेंट करने का, या किसी मशीन को चलाने का, तब आप और कोई काम करते करते भी उसको आप रन कर सकते हैं, उसको चलाते चलाते और कुछ सोच भी सकते हैं। तब आपको दिमाग में ये को खर्च ही नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये किस तरह से अपने आप अपने हाथ पैर उसको एक तरह से वो उसको टैकल कर लेंगे। तो जब इसका तीसरा स्टेप अपन मान के चलते हैं स्किल, स्किल इसको और भी ज्यादा जो ज्ञान और अवबोध है, इससे स्किल को और भी उच्च स्थान हम ये इसमें दिया गया है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। इसके बाद है अभिवृत्ति और अभिरुचि। अभिवृत्ति यानी कि जो पढ़ाया गया है वो तो ठीक है, जो उसको नॉलेज है वो भी ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, मैगजीन्स पढ़ रहा है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहा है, उसकी जिज्ञासा उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो वो इसको स्किल के रूप में हम इसके अभिवृत्ति के रूप में देते हैं। और एक आती है अभिरुचि, उसमें उसमें भी वही चीज है कि वो एक तरह से किसी भी विषय में या विज्ञान के विषय में एक तरह से मैक्सिमम एक वो लिमिट इसकी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ अपने अपन को पता चल गया कि भाई उद्देश्य क्या है। अभी तक अपन ने जो भी पिछले लगभग 30-40 मिनट में अपन ने जो बात जो की, चर्चा की, भाई साइंस क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, साइंटिफिक लिटरेसी क्या है, हाँ, हम साइंस के कुछ वैल्यूज क्या हैं, और ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बारे में अपन ने संक्षेप में बताया कि भाई ये क्या है। अब अपन कहते हैं कि भाई कई बार आता है एक समस्या ये आती है कि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए हम पाठ्यक्रम कैसे तैयार करें, क्या पाठ्यक्रम उसको रखा जाए, और पाठ्यक्रम को किस प्रकार से हम टीचर उसको पाठ्यक्रम को किस प्रकार से एक तैयार करें। तो एक अनेक इस मुद्दे पे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स हुई कि भाई पाठ्यक्रम को कैसे बनाया जाए। तो अब ये एक सारांश निकल के आया, कुछ कॉमन बिंदु इसमें निकल के आते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि किसी भी समाज, किसी भी देश में या समाज में किसी भी विषय का जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसकी ये देखी जाती है कि इसकी सोशल वैल्यूज क्या है, सामाजिक रूप से वो पाठ्यक्रम है वो समाज की जो आवश्यकताएं हैं या अपने देश की आवश्यकता है उनको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि हर समाज की अपनी अपनी आवश्यकता है। कोई समाज किस किस रूप में साइंस को पढ़ाना चाहता है, कोई समाज किस रूप में पढ़ाना चाहता है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी पाठ्यक्रम हम साइंस का बनाए उसको ये देखें कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के और उनके ध्येय और आकांक्षाओं के अनुकूल है या नहीं है ना, पहली चीज है। अब इसमें अपन जैसे बात करते हैं, तो अब जैसे अपन कोई कहे इसका क्या मतलब हुआ कि सामाजिक की आवश्यकताओं के अनुकूल है या राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल है। भाई साइंस तो साइंस ही है, इसमें राष्ट्र की क्या आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, ठीक है ना, उससे हम ये देखें कि ठीक है विद्यार्थी का तो आगे एक फ्यूचर है ही है, लेकिन उससे
समाज एक तरह से लोक कल्याणकारी है, प्रजातांत्रिक है, आत्मनिर्भर बनने की है कि और अपना राष्ट्र अग्रसर या अपना समाज अग्रसर हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके आवश्यक इसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। दूसरी बात इसमें आती है कि एक जो आती है कंजर्वेशन, संरक्षण की बात करते हैं, संरक्षण की बात। अब इसमें जब अपन संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण में क्या है कि इसमें जो मेन चीज है कि हम हमारी जो प्राचीन जो वो हैं, जो प्राचीन जो हमारा ज्ञान है या प्राचीन हमारा जो नॉलेज है, उनको हम पाठ्यक्रम के माध्यम से किस प्रकार से सुरक्षित रखें, है ना। तो प्राचीन के माध्यम से किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं हम?